Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Mira Girls College, Udaipur. This video is for BSc first year physics students. This is from paper 3rd, Electricity and Magnetism. The topic of first unit is electrostatics and this is the lecture number 8. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेशों के एक समूह या निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा, या इसको हम स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या इसको कहते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशंस फ्रॉम इन्फिनिटी। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे इस सिस्टम में, इस निकाय में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। अब उन सब की एक फिक्स जगह होगी, वहां पर वो स्थित हैं, यानी किन्हीं दो आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी होगी। अब हम क्या करते हैं, जैसे सारे आवेश अनंत पर स्थित है, इनफाइनाइट पर है। अब इनफाइनाइट से उन सभी आवेशों को हम उसी स्थिति में लाते हैं जिस प्रकार वो उस निकाय में जमे हुए हैं या वहां स्थित है। तो सभी को लाने में जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क डन होगा, वो कुल किया गया कार्य उसके अंदर एक ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। तो यही ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो बिंदु आवेशों का निकाय लेते हैं, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर हम सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस लेंगे, 3 बिंदु आवेशों का निकाय, और फिर इसको n पॉइंट चार्जेस के लिए जनरलाइज कर देंगे, उसका व्यापकीकरण कर देंगे n बिंदु आवेशों के लिए। तो पहले कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 lying at a finite distance r12 from each other। तो एक हमने दो बिंदु आवेशों का एक समूह निकाय ले लिया, जिसमें एक चार्ज Q1 A पर है, दूसरा Q2 B पर है, और दोनों के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, परिमित दूरी है r12। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अब हम स्थिर विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम मान लेते हैं इनिशियली डिस्प्लेस बोथ द चार्जेस एंड इन्फिनिटी। प्रारंभ में दोनों ही आवेशों को हम अनंत पर विस्थापित कर देते हैं। नाउ ब्रिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। अब Q2 भी इन्फिनिटी पर है, Q1 पर भी इन्फिनिटी पर है। अब केवल Q1 को इन्फिनिटी से A पोजीशन पर लाते हैं। Here no work is done because charge Q1 is not moving against the electrostatic force created by any charge। अब इस जगह कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो Q1 को हम यहां ला रहे हैं, तो यह किसी दूसरे आवेश के कारण जो स्थिर विद्युत बल है उसके विरुद्ध ये गति नहीं कर रहा है, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो Q1 को हम इस पोजीशन पर ले आएंगे। नाउ वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। अब हम चार्ज B को अनंत से B बिंदु पर लाते हैं, लेकिन अब Q1 के कारण यहां पर प्रभाव होगा, Q1 के कारण इसको पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो हम Q1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट इसकी गति करवाते हुए इस B बिंदु पर Q2 को लाते हैं। तो हमें वी हैव टू वर्क डन। हियर वर्क इज डन बिकॉज चार्ज Q2 इज मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएटेड बाय चार्ज Q1। यानी Q1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर विद्युत बल, जिसके विरुद्ध हम आवेश Q को यहाँ ला रहे हैं, यानी Q1 का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सभी जगह, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम चार्ज Q2 को ला रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर एक फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के विरुद्ध हम ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। दस वर्क डन इज गिवन बाय W12। अब वर्क डन क्या होगा, यहाँ पर Q1 के कारण कितना पोटेंशियल है, कितना विभव है, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 यानी इस स्थिति पर,
और इस चार्ज का मान कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, Q2, चार्ज एट पॉइंट B। तो पोटेंशियल होगा KQ1/R12, फॉर्मूला होता है KQ/R और इंटू Q2, तो ये हो जाएगा KQ1Q2/R12। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। यह जो किया गया कार्य है, ये जो दो आवेशों का जो निकाय है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, तीन बिंदु आवेशों का निकाय लेते हैं, सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। वही A, B, C पर तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। ये एक सिस्टम है। A और B के बीच दूरी R12 है, A और C के बीच की दूरी R13 है और B और C के बीच दूरी R23 है। अब मान लेते हैं इनिशियली तीनों चार्जेस इनफाइनाइट पर है, तीनों आवेश अनंत पर है। अब हम A वाला चार्ज Q1 जो है उसको अनंत से A पर लाते हैं, तो पहले की तरह नो वर्क डन, कोई किया कार्य नहीं होगा। अब हम चार्ज Q2 को अनंत से B पर लाते हैं, तो हम निकाल ही चुके हैं किया गया कार्य क्या होगा, W12 = KQ1Q2/R12। अब हम चार्ज Q3 को अनंत से C पर लाते हैं, तो Q1 के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q2 के कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और Q2 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण वर्क डन को हम मान लेते हैं W13, और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर C पर, तो वर्क डन मान लेते हैं W23। तो टोटल वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा वो होगा W13 + W23 Q3 को लाने में, और Q2 को लाए हैं तो वर्क डन हमने किया W12। तो तीनों का मिला के कार्य हो जाएगा W12 + W13 + W23, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नाउ वी कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 and Q3. Initially all the charges are lying at infinity. First we bring charge Q1 from infinity to point है, here no work is done. Now we bring charge Q2 at point B in the electric field of charge Q1, here work is done. Work done given by W12 = this KQ1Q2/R12। Again we bring charge Q3 from infinity to point C. अब हम चार्ज Q3 को लाते हैं, so work W13 has to be done for moving Q3 in the electric field of charge Q1, and work W23 has to be done in moving charge Q3 in the electric field of charge Q2. thus W13 हो जाएगा KQ1Q3/R13 और W23 हो जाएगा KQ2Q3/R23। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W = W12 + W13 + W23, तीनों के मान रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म को हाफ हाफ कर देंगे। हाफ हाफ करने के बाद इसको भी 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे। तो 2 में Q1 आएगा, फिर अगली 2 में Q2 कॉमन आएगा, फिर अगली 2 में Q3 कॉमन आएगा। तो हाफ किया तो 1/2 कर ही दिया हमने, Q1 कॉमन ले लिया तो Q2 Q3 वाली टर्म बच गई। इसी तरह 2 अगली टर्म में Q2 कॉमन आएगा, Q1 Q3 वाली टर्म बच गई। फिर अगली 2 टर्म में Q3 कॉमन आएगा और Q1 Q2 वाली टर्म बच गई। तो हमने R12 लिखा है और R21 भी लिखा है क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह R13 R31 R23 R32 ये बराबर होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो इसको समेशन के रूप में लिखा तो 1/2 समेशन I = 1 to 3 QI समेशन J = 1 to 3 प्राइम KQJ/RIJ। I का मान 1 रखो तो J का मान 1 के बराबर नहीं होगा, यानी 2 और 3 के बराबर होगा, तो इससे पहले 2 पद आ जाएंगे। फिर I का मान 2 रखेंगे तो J का मान 1 और 3 होगा, इससे अगली 2 टर्म आ जाएगी। और जब I = 3 रखेंगे तो J का मान 1 2 होगा, तो लास्ट 2 टर्म आ जाएगी। नाउ फॉर ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, अब हम इसे जनरलाइज करें, इसका व्यापकीकरण करें, 3 की बजाय n चार्जेस लें, तो टोटल वर्क डन इज गिवन बाय W = I = 1 to n कर देंगे और J = 1 to n प्राइम। प्राइम का मतलब J is not equal to I।
दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, दैट इज U इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में हियर सिग्मा j इक्वल टू 1 to n प्राइम k qj अपॉन rij इज द टोटल पोटेंशियल एट ith चार्ज ड्यू टू jth चार्जेस, यानी jवे आवेशों के कारण iवे आवेश पर कुल विभव होगा ये। तो ये इस तरह से एनर्जी प्राप्त होगी। नाउ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, यानी एक आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल कितना बल लग रहा है वो हम ज्ञात करेंगे। तो कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब हम एक चार्ज्ड कंडक्टर लेते हैं, आवेशित चालक, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, क्योंकि आवेश सारा इसके पृष्ठ पर रहता है। कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है आवेशित चालक, उसका सारा आवेश उसके पृष्ठ पर स्थित होता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता, मुक्त आवेश नहीं होता, और सभी जगह आवेश समान रूप से वितरित है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व उसकी सिग्मा है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड इट्स सरफेस इज गिवन बाय, इसके किसी भी सरफेस से जस्ट बाहर कोई भी बिंदु लें मान लो, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय E इक्वल टू 0। इसके अंदर की तरफ, चाहे जस्ट इस सरफेस के पास हो चाहे कहीं दूर अंदर की साइड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, क्योंकि अगर यहाँ हम गॉसियन सरफेस बनाएं तो गॉसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस वो 0 होगा, इसलिए अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। अब हम इस चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है उसके दो भाग ले लेते हैं। एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लेते हैं, इसका प्रारंभिक भाग सरफेस एलिमेंट ds ले लिया छोटा सा, और जो बच गया सरफेस रिमेनिंग सरफेस शेष पृष्ठ। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P just outside the surface of the conductor can be considered as a resultant of two intensities of electric field। अब इस ds जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसके बाहर हमने एक पॉइंट लिया जस्ट इसके बाहर, तो P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो अलग अलग सरफेस पर जो चार्ज होगा उसके कारण होगा। एक तो ds सरफेस पर चार्ज है उसके कारण E1, और जो रिमेनिंग सरफेस है उसके कारण E2। The intensity of electric field E1 due to charge on elementary portion ds of the conductor adjacent to point P, यानी इस P बिंदु के नजदीक समीप जो प्रारंभिक भाग ds है, जो सरफेस एलिमेंट है पृष्ठ अल्पांश, उस पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, जो चालक का जो शेष भाग है या शेष पृष्ठ है रिमेनिंग सरफेस, उस पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा E2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, और हम ऊपर देख चुके हैं इसका मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंसीडर अनदर पॉइंट Q जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एज शोन इन फिगर। अब हम इसी सरफेस ds के जस्ट अंदर, ठीक अंदर की ओर एक दूसरा पॉइंट Q लेते हैं। The intensity of electric field at this point is also the result of two intensities of the electric field। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणाम होगा, रिजल्टेंट होगा। तो Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होंगे? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू द चार्ज ऑन एलिमेंट्री पोर्शन ds ऑफ द कंडक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो ds है एलिमेंट्री पोर्शन उस पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसकी दिशा पहले P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है उसके विपरीत होगी। P पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की दिशा बाहर की ओर है, इसमें E1 की दिशा इधर अंदर की ओर है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू चार्ज ऑन रिमेनिंग सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी जो रिमेनिंग सरफेस है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E2 होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन वही होगी जो P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी,
क्योंकि P और Q इतने नज़दीक हैं कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है वो दोनों के लेफ्ट में है, तो उसके कारण P और Q पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज गिवन बाय, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर जीरो होगा, तो E डैश इज इक्वल टू E2 माइनस E1 हो गया, और उसका मान किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है। तो E2 और E1 से हमने देख लिया वो E2 माइनस E1 हो गया, और अंदर जीरो होता है तो E2 इक्वल टू E1 हो गया। तो E2 इक्वल टू E1 फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में रख दें, तो E1 इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट्री पोर्शन ds एडजेसेंट टू पॉइंट P बिंदु के नजदीक समीप जो प्रारंभिक भाग ds लिया उस पर कितना आवेश होगा, dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। इट कैन बी कंसिडर्ड दैट दिस चार्ज इज सिचुएटेड इन E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। यह आवेश कहाँ स्थित है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह, वो E2 है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर बल लगेगा। The force exerted on charge dq by electric field E2 is given by F is equal to charge into intensity of electric field। चार्ज यानी ds पर जो चार्ज है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिमेनिंग सरफेस है उस पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो dq इंटू E2, dq का मान सिग्मा ds, E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is along the direction of electric field E2 that is normally outward on the surface of the conductor। अब बल की दिशा क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की दिशा होगी, जो विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा होगी, अर्थात उस पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर अभिलंबत बाहर की ओर। द फोर्स पर यूनिट एरिया that is pressure is given by, उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F अपॉन ds, यानी क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान अगर रख दें एप्सिलॉन नॉट E तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। दस देयर इज ऑलवेज ए प्रेशर एक्ट्स आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी जो आवेशित गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर बाहर की ओर सदैव एक दाब लगता है।